आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में हम लोग ये पूरा का पूरा गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये खिलजी वंश पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों वंश कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ नसीरुद्दीन महमूद दिख रहा है, सॉरी नसीरुद्दीन खुसरो दिख रहा है। ये खिलजी वंश का शासक नहीं है, ये इसके अंतिम शासक का हत्यारा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको हटा ही देते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट न रह जाए, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें तुगलक वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तुगलक वंश पढ़ना है। तो आइए आज तुगलक वंश पढ़ लेते हैं। ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो ये दोनों टॉपिक एक ही दिन और एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों टॉपिक एक ही दिन और एक साथ हो जाते हैं। हमें मुख्य रूप से आज इस पर फोकस कर लेना, वो तो आसानी से हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा ये क्या है? ये है साथियों तुगलक वंश। क्या है भैया? ये है तुगलक वंश। तो चलिए तुगलक वंश पर फोकस करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या पढ़ना है? तुगलक वंश, ठीक है। तो जो तुगलक वंश है काफी इंपॉर्टेंट है भैया। तुगलक वंश कह लीजिए या तुगलक डायनेस्टी कह लीजिए, तुगलक वंश कह लीजिए या तुगलक डायनेस्टी कह लीजिए। इसका जो टाइम पीरियड है ये आप देखेंगे कि भाई 1320 से शुरू होता है और 14 से 14 तक जाता है, ठीक है। 1320 से शुरू होता है, 1414 तक जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो 5 वंश हुए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो 5 डायनेस्टीज हुई, उसमें सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का रहा, ठीक है ना। अब इसमें ये भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, कि इसके अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन 1412 तक ही बताया जाता है। और जो तुगलक वंश है इसका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है उसमें भी अलग-अलग जगह पर वेरिएशन मिलता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सही है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, उसी को आपको याद करना है जहां से, ठीक है, ताकि आपका पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव मामला रहे, ठीक है ना। तो उसको कहीं से कहीं तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ और आप यही याद रखेंगे क्या कि भैया 1320 से शुरू हुआ और 14 से 14 तक चला, ठीक है। 1320 से शुरू हुआ और 14 से 14 तक चला, ठीक है। अब देखिए इस वंश में ऐसा भी नहीं है कि सब पढ़ना, इस वंश में ऐसा भी नहीं है कि सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना किसके बारे में है? गयासुद्दीन तुगलक पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक पढ़ना है, खत्म, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा भैया अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई गयासुद्दीन तुगलक आप सब जानते हैं कि फाउंडर है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक क्या भैया? फाउंडर है, ठीक है ना, शुरू में भी बता रखा है। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक क्या भैया? लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है ना। तो इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। तो फिलहाल ये फ्लोचार्ट इसलिए, ठीक है। आप देखिए फिलहाल ये इमेज जो दिखाई गई है कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यही तीन इस वंश के प्रमुख शासक हैं, यही तीन इस वंश के प्रमुख शासक हैं। और ये जो इस वंश के और शासक हैं बाकियों के बारे में तो अगर आप मतलब इनका नाम भी ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अंतिम शासक केवल याद रखिए कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में जान लिया जाए? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लिया जाए। तो आइए जरा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं अपने ही तरीके से, ठीक है भैया। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तो देख लिया जाए भैया गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो कि इस वंश का क्या है? फाउंडर है। साथ में नोट करने का आपका प्रयास रहना चाहिए, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का क्या है भैया? इस वंश का साथियों फाउंडर है, इस वंश का क्या है? फाउंडर है। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई इस वंश का फाउंडर है, ठीक है। इस वंश का फाउंडर है तुगलक वंश का, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? तो भैया फाउंडर तो है ही है, इस वंश का संस्थापक तो है ही है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है एग्जैक्टली? 1320 से 1325 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इसका रियल नेम क्या है? रियल नेम मतलब वास्तविक नाम, तो इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वो है गाजी मलिक। क्या है इसका वास्तविक नाम? इसका वास्तविक नाम है भैया गाजी मलिक, ठीक है। तो गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम है। गाजी मलिक क्या है इसका? गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम, रियल नेम, ठीक है ना। और इसने, ठीक है, 29 बार मंगोलों को हराया, 29 बार मंगोलों को हराया, ठीक है ना। 29 बार मंगोलों को हराया, ठीक है, 29 बार मंगोलों को हराया, ठीक है, या मंगोल आक्रमण को विफल किया, तो कह सकते हैं कि डिफीटेड, ठीक है। 29 बार मंगोलों को हराया, ठीक है। 29 बार कितने बार? एक दो नहीं, 29 बार मंगोलों को हराया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज ये भी है कि भाई सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है ना, नहरों व कुओं का निर्माण, ठीक है ना। सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नहरों व कुओं का निर्माण या कुएं का निर्माण कराने वाला, निर्माण कराने वाला, कराने वाला, ठीक है, कराने वाला मध्यकाल का पहला शासक है, ठीक है। मध्यकाल का पहला शासक, मध्यकाल का पहला शासक, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये पहला शासक है जिसने नहरों का और कुओं का निर्माण कराया, किसके लिए? सिंचाई के लिए, ठीक है ना, सिंचाई के लिए। तो बिल्कुल याद कुओं का निर्माण सिंचाई के लिए कराया, ठीक है। प्राचीन काल में कौन था? याद करिए, प्राचीन काल में कौन था जिसने पहली नहर बनवाई थी? तो यहाँ से कहा है प्राचीन काल में मतलब एंशिएंट इंडिया में नहर का निर्माण कराने वाला पहला कौन था? तो याद करिए महापद्मनंद था, जिसने कलिंग में एक नहर बनवाई थी। कहां पर? कलिंग में, अशोक से पहले की बात है। और मध्यकाल के भारत के इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक पहला है जिसने एक नहर बनवाई है, ठीक है ना। हालांकि आगे चलकर हम देखेंगे कि इसी वंश में एक शासक है मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद फिरोज तुगलक वो 5 नहरें बनवाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी जो लिखी है इसी की इंग्लिश लिखी है, कोई लोग कह रहे हैं सर इसकी हिंदी लिखी। अच्छा भैया, तो गयासुद्दीन तुगलक इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसके समय में, ठीक है ना, एक समकालीन संत थे, इसके समय में जो समकालीन संत थे जिनके साथ इनकी नहीं जमती थी, समकालीन सूफी संत। समकालीन सूफी संत कौन थे इसके समय के? समकालीन सूफी संत, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी सूफी संत, ठीक है, जो इनके समय के थे, ठीक है। कौन है? इनके समय के समकालीन जो सूफी संत थे वे थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे भैया? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इनके जो समकालीन सूफी संत थे ये कौन थे? ये थे भाई साहब निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के साथ इनकी दुश्मनी किस बात की हो गई थी? निजामुद्दीन औलिया के साथ इनकी दुश्मनी इस बात पर हो गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश स्थापित किया, तो इसके पहले खिलजी वंश होता था ना। तो खिलजी वंश के टाइम में, खिलजियों के टाइम में, खिलजियों के समय में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने शाही खजाने से कुछ उधार पैसा लिया था और वह उधार पैसा गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि भैया वापस जमा करा दो। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश देने के बाद भी, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने जमा नहीं कराया। निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि तुमसे थोड़ा ना उधार लिया है, तुमसे थोड़ा पैसा लिया, वो तो पिछली बार जब अरे खिलजियों का शासन था तब लिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि शाही खजाना तो शाही खजाना होता है, ठीक है। ये तो मेरा हाल हुआ कि विजय माल्या कांग्रेस के समय में, ठीक है, या मान लीजिए कि मोदी जी अभी अडानी जी को, ठीक है, 2-4-6 अरब डॉलर उधार दे दें और फिर कल को मोदी जी की सरकार ना रहे, किसी और की सरकार आ जाए और फिर अडानी कहे कि पैसा क्यों दिया, तुम
खिलाफ षड्यंत्र किया। इसके ही गयासुद्दीन तुगलक के ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलकर, जिसका परिणाम यह हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक को इन्हीं षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा और अंततः अफगानपुर में इनकी डेथ हुई। दिल्ली के निकट ही था अफगानपुर, ठीक है। और कैसे डेथ हुई? डेथ ऐसे हुई कि कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गए। गयासुद्दीन तुगलक कहां पर गए भैया? गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल कैंपेन पर गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, ठीक है। तो रिटर्न होते समय इन्होंने दिल्ली संदेश भिजवाया। रिटर्न होते समय इन्होंने दिल्ली संदेश भिजवाया कि मैं दिल्ली पहुंचूं, उसके पहले निजामुद्दीन औलिया तुम दिल्ली छोड़ देना। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए क्या कहा था पता है? निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है ना, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब हुजूर दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था भैया कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, समझ आए? तो हुनूज दिल्ली दूरस्त किसने कहा? तो हुनूज दिल्ली दूरस्त कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। किसके द्वारा भैया? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये बात कही गई। किसने कही ये बात? ये निजामुद्दीन औलिया ने बात कही। और मतलब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है ना, हाँ, हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और फिर दिल्ली पहुंचने से पहले मार्ग में ही निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया। और वो लकड़ी का महल जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि एक बार अगर हाथी धक्का मार दे तो पूरा लकड़ी का महल धराशायी हो जाए। और हुआ यही अफगानपुर में, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के षड्यंत्र के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक को ठहराया गया, ठीक है। और वहीं पर हाथी ने मार दिया धक्का और गयासुद्दीन तुगलक के निकल गए प्राण, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के प्राण निकल गए, ठीक है। अच्छा भैया, तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी भैया? अरे गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का एक शहर भी बसाया, ठीक है, एक शहर बसाया, ठीक है, शहर बसाया। और इस शहर का नाम क्या था? इस शहर का नाम था साथियों क्या? एक शहर बसाया, मतलब एस्टैब्लिश किया एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ अ सिटी। और इस शहर का नाम क्या रखा? तुगलकाबाद। क्या रखा था? तुगलकाबाद। आज के हिसाब से तुगलकाबाद दिल्ली नहीं पड़ता है। आज के हिसाब से जो तुगलकाबाद है ये कहां पड़ता है भैया? तुगलकाबाद आज के हिसाब से तो दिल्ली नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बढ़िया समझ में आएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। समझना ये है कि अगर हम इनके बारे में पूरी स्टोरी को समझें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। याद करिए जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा एवं सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण हुए थे, आपको याद है? सबसे ज्यादा एवं सबसे भयंकर मंगोल आक्रमण हुए थे। तो जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे तो उन मंगोलों से रक्षा के लिए किसको तैनात किया गया था? जफर खान को तैनात किया गया था। और जफर खान ने मंगोलों से रक्षा करी लंबे समय तक, लेकिन मंगोलों से लड़ता हुआ अंततः जफर खान मारा गया। और जब मंगोलों से लड़ता हुआ जफर खान मार दिया गया तो अब अलाउद्दीन खिलजी की चिंता बढ़ गई कि अब मंगोलों से मुझे कौन बचाएगा। तो जफर खान के मारे जाने के बाद सीमा रक्षक के पद पर, सीमा की सुरक्षा के लिए, मंगोलों से लड़ने के लिए, दिल्ली सल्तनत को मंगोलों से बचाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। और इस कर्तव्य का पूरी तरह से इसने निर्वहन भी किया और एक दो नहीं 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, मंगोलों को हराया, ठीक है। और तब इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। वहां पर चीजें, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने मैनेज की। लेकिन जैसे जैसे खिलजी वंश का डिक्लाइन होता गया, पतन होता गया, जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया, पतन होता गया, चीजें खराब होती गई। और आपको पता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या, मतलब उसी के एक समझिए कि मंत्री ने, अधिकारी ने कर दी, जिसका नाम था खुसरो खां। और वो स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। और अव्यवस्था काफी फैल गई क्योंकि सुल्तान की हत्या की गई थी और फिर दिल्ली पर बैठा गया था। और जो खुसरो खां खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, वो एक कन्वर्टेड मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था। इसी वजह से और भी जो दरबार के बड़े अधिकारी थे वो उसे सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए दरबार के अधिकारियों के निमंत्रण पर सीमा रक्षक के पद पर तैनात गाजी मलिक सीमा की रक्षा छोड़कर आता है कि सीमा की रक्षा तब करेंगे जब राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए गाजी मलिक वहां से चलता है, दिल्ली आता है और दिल्ली के सुल्तान बन बैठे, अरे खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके सुल्तान बन बैठे खुसरो खां को मारकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है। और दिल्ली की अधिकारी जनता स्वयं इसे एक तरह से सुल्तान स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये उस समय तक गाजी मलिक कहलाता था। जब ये सुल्तान बना, राज्याभिषेक हुआ, तो इसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक कहा। क्या भैया? गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने छोटे मोटे जो भी इसके समय में विद्रोह हुए उसको दबाया। इसी दौरान इसने सिंचाई की व्यवस्था के लिए कुएं और नहर भी बनवाए। इसी दौरान निजामुद्दीन औलिया से क्या मामला हुआ वो हमने आपको बताया। और फाइनली षड्यंत्र का शिकार हुआ और अफगानपुर में मृत्यु हो गई इसकी। तुगलकाबाद नाम का शहर भी इसने बसाया था। निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हुई। तो अगला सुल्तान कौन था? अगला सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना भैया अगला सुल्तान? अगला सुल्तान बना साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब आइए मोहम्मद बिन तुगलक पर चलते हैं, ठीक है भैया। अब मोहम्मद बिन तुगलक पर चलेंगे, तैयार ठीक हो गया, नोट कर लिया सबने? आइए मोहम्मद बिन तुगलक देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, ठीक है ना। अफगानपुर दिल्ली के निकट और तुगलकाबाद दिल्ली में ही पड़ता है आज के हिसाब, ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो पहली बात तो यह है कि इसका रियल नेम मतलब वास्तविक नाम, रियल नेम मतलब वास्तविक नाम क्या था इसका? जौना था। आगे चलकर इसी की याद में जौनपुर बसाया जाएगा। जौना था इसका रियल नेम था। और इसका शासनकाल अगर आप देखेंगे तो 1325 से 1351 तक इसने हुकूमत करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है भैया। और आप देखेंगे कि भाई सर्वाधिक शिक्षित शासक माना जाता है, ठीक है। इसे क्या माना जाता है? इसे दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, किसका भैया? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित मतलब मोस्ट एजुकेटेड, सर्वाधिक शिक्षित मतलब मोस्ट एजुकेटेड, योग्य मतलब एलिजिबल और विद्वान मतलब स्कॉलर, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, उसमें इसे क्या माना जाता है? सर्वाधिक शिक्षित, ठीक है। तो यह देखिएगा, इसे दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में, सभी सुल्तानों में मोस्ट एजुकेटेड, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल और स्कॉलर, ठीक है, हाँ जी। तो ये भी है, इसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोस्ट एजुकेटेड, एलिजिबल और स्कॉलर सुल्तान माना जाता है, ठीक है। ये भी दिल्ली सल्तनत की बात
ठीक है। अच्छा, ये तो इसकी पॉजिटिव है ना, ये इसकी पॉजिटिविटी है। नेगेटिव भी है, क्या है भाई, आप देखेंगे कि इसे जो नेगेटिविटी इसकी क्या है, नेगेटिविटी ये है, नेगेटिव ये है कि इसे स्वप्नशील कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, इसे स्वप्नशील कहा गया है, ठीक है। इसे क्या कहा गया भैया, इसे स्वप्नशील भी कहा गया है, ठीक है। तो ये स्वप्नशील भी था, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से इसके अलावा आप देखेंगे तो इसे रक्त का प्यासा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रक्त का प्यासा भी इसे कहा गया है, रक्त का प्यासा, रक्त का प्यासा भी इसे कहा गया है। मतलब कह सकते हैं कि ब्लड थर्स्टी, ब्लड थर्स्टी, रक्त का प्यासा भी इसे कहा गया है, ब्लड थर्स्टी, ठीक है ना। ये इसकी नेगेटिविटी है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी नेगेटिविटी है, ठीक। हाँ, स्वप्नशील, स्वप्नशील मतलब जो केवल सपने देखता हूँ कि मैं स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करने को मतलब फालतू के काम करने को, केवल सपने देखेंगे, स्टेशन मास्टर बनूंगा, उसके बाद पीसीएस बनूंगा, फिर आईएएस बनूंगा, ठीक है। केवल सपने देखता हूँ, कर्म करने को मतलब, ठीक है। तो वैसा टाइप का रक्त का प्यासा, मतलब ऐसी इसने कुछ ना मतलब पॉलिसीज अपनाई, ठीक है, जो कि असफल हुई, जिसकी वजह से इसे रक्त का प्यासा कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, क्या इवनिंग वाली नहीं, क्या इवनिंग में नहीं है भाई, पर मेरी तो सारी क्लासेस है, बाकी मैं और नहीं बता सकता अभी कुछ, ठीक है। और की क्या स्थिति है, बट मेरी तो है सारी, ठीक है। इसका शिक्षक कौन हुआ, इसका टीचर मतलब इसके गुरु, ठीक है। तो मौलाना गियासुद्दीन थे, कौन थे भैया, मौलाना, मौलाना गियासुद्दीन, मौलाना गियासुद्दीन, ठीक है। मौलाना गियासुद्दीन, मौलाना गियासुद्दीन इसके क्या थे भैया, शिक्षक थे, ठीक है ना। मौलाना गियासुद्दीन क्या थे, इसके शिक्षक थे, ठीक है। इसका जो चचेरा भाई था, मतलब कह सकते हैं कि इससे पढ़ सकते हैं या कजिन केवल कह सकते हैं कि इसका जो चचेरा भाई था, ठीक है, क्या नाम था इसका, चचेरा भाई, चचेरा भाई, ठीक है। तो चचेरा भाई मतलब हो गया कजिन, ठीक है। तो इसका जो कजिन था, ठीक है, इसका जो कजिन था, आप देखेंगे कि इसका नाम है मोहम्मद फिरोज तुगलक, मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद फिरोज तुगलक था जो इसके बाद सुल्तान बनेगा, ठीक है ना, इसके बाद सुल्तान बनेगा, इसके बाद सुल्तान बनेगा, ठीक, ठीक है। तो ये भैया बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा, सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, सुल्तानों में, सुल्तानों मतलब दिल्ली सल्तनत में, सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, ऐसे कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य, मतलब ऐसे समझिए सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय में हुए, तो ये भी इसमें मेंशन करेंगे, सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह, ठीक है। सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुए थे, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट रिबेल्स, रिबेलियन, मोस्ट रिबेलियन जो है वो इसी के समय में देखने को मिले, तो मतलब ज्यादातर जो विद्रोह हुए वो इसी के समय में, ठीक है ना। हाँ, मोहम्मद फिरोज तुगलक, जब इसको मैंने लिखा तो बोला कि मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है ना। आगे आएगा, फिर कई बार आएगा तो आपको रट जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इतनी बार आएगा कि आपको रट जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो ये भी जरा यहीं पर मेंशन कर लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी मतलब कैपिटल। तो अगर राजधानी देखी जाए, कैपिटल देखी जाए कि क्या थी इसकी कैपिटल, तो भैया इसकी कैपिटल में ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो भैया है ना, इसकी राजधानी मेनली क्या थी, तो इसकी राजधानी मेनली या ज्यादातर टाइम पे तो दिल्ली थी, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में और सम टाइम कह सकते हैं क्या, और सम टाइम कुछ समय के लिए इसने राजधानी क्या बना दी थी, दौलताबाद, इसको बना दिया था दौलताबाद, ठीक है। तो कुछ समय के लिए इसने राजधानी किसे बनाई थी, दौलताबाद को राजधानी बनाई थी, नहीं तो इसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, ठीक है। कुछ समय के लिए इसने राजधानी दौलताबाद को बनाई थी, ठीक है ना। चलिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये भी एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ये भी एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। यह है कि एक एक करके इसके संबंधित चीजों को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्या, स्पेसिफिक 5 बेग स्पेसिफिक प्लान्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 असफल योजनाएं, ठीक है ना। चलिए, बहलोल लोधी बताया, कहाँ का बहलोल लोधी, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य में नहीं, अगर मैंने सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का है, दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान हुए उसमें सबसे लंबा शासनकाल किसका है, वो बहलोल लोधी का है। सबसे बड़ा साम्राज्य, बड़ा का मतलब होता है एरिया के आधार पर बात हो रही है, और जब मैंने बहलोल लोधी बताया था कि सबसे लंबा शासनकाल मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही थी, वो टाइम पीरियड के मामले में था, ये एरिया के मामले में, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए जरा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं, असफल योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं, ठीक है। 5 फेल प्लान्स, क्या क्या, तो 5 ऐसी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक की जो असफल रही, ठीक है ना। हाँ, 5 असफल योजनाएं, तो एक एक करके, ठीक है, 5 लिख लेंगे, 5 क्या थी भैया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 देख लेना एक एक करके। तो पहली क्या थी, पहले आप समझ लीजिए राजधानी परिवर्तन, पहली क्या थी, राजधानी परिवर्तन, ठीक है। पहला क्या था, राजधानी परिवर्तन था, ठीक है। मतलब एक तरह से समझिए कि कैपिटल चेंज, ठीक है, कैपिटल चेंज करना, ठीक है। तो इसने जो कैपिटल चेंज किया, दूसरा क्या था, दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब क्षेत्रों में कर बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि टैक्स इन दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि हो गया, राजधानी परिवर्तन हो गया। और ये देखिएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और देखो शब्द हुई है और कला जो है बिल्कुल चौक है, एक तरह से सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक करेंसी, ठीक है, सिंबॉलिक करेंसी, ठीक है। तो सिंबॉलिक करेंसी इसने एक तरह से जारी की, है ना, सिंबॉलिक करेंसी, इसमें इसने क्या किया ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और इसी प्रकार से एक है खुरासान अभियान, ठीक है, खुरासान अभियान, खुरासान अभियान क्या है, खुरासान अभियान, ठीक है, खुरासान अभियान। और एक इसी प्रकार से है, जैसे खुरासान अभियान है ऐसे ही एक है कराचिल अभियान, क्या है, कराचिल अभियान, ठीक है, कराचिल अभियान, तो ये भी ध्यान रखना है, कराचिल अभियान, ठीक है।
क्या भैया, कराची अभियान, कराची कैंपेन, ठीक है, कराची कैंपेन। तो ये 5 है, ठीक है। तो 5 ऐसी योजनाएं इसकी जो असफल रही थी, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है भैया। देखिएगा, ये आपकी एक हो गई, ये एक हो गई भाई, ठीक है, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है, ये चौथी हो गई, ठीक है, ये पांचवी हो गई, ठीक है। हाँ, तो ये 5 असफल इसकी योजनाएं हैं जो आपको ध्यान देना है भैया। और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि 5 असफल योजनाएं, ठीक है ना, ठीक है, 5 असफल योजनाएं। तो अब ये 5 असफल योजनाएं से राजधानी परिवर्तन है, ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए था, ठीक है। किसको बनाया भैया, देवगिरी को बनाया। किसको बनाया था इसने, याद करिए, देवगिरी को बनाया था, ठीक है। देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, कुछ समय के लिए था। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें है क्या, ये जो देवगिरी है, इस देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था, ये हमने आपको पहले बता दिया। ये देखिए, जो इसकी दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, दौलताबाद। तो वो आगे मेंशन कर दे रहा हूं कि चेंज द नेम ऑफ देवगिरी टू दिल्ली, ठीक है ना, देवगिरी टू दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, दौलताबाद कर दिया, ठीक है, दौलताबाद कर दिया, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, ठीक है। आगे, तो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद तो कर दिया, ठीक है, राजधानी भी चेंज कर दी, लेकिन ये कुछ समय के लिए था। दरअसल में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी परिवर्तित किया गया, इसको करने के पीछे उसकी मंशा सही थी। वो सोच रहा था कि इतना बड़ा साम्राज्य है, वो सोच रहा था कि इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, जैसे उसका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, ऐसे समझिए कि भाई राजधानी यहाँ दिल्ली में थी और इधर का क्षेत्र, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र बहुत दूर पड़ते थे। तो उसको लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य है तो राजधानी बीचों बीच में होनी चाहिए कहीं पर, इसीलिए इसने राजधानी दौलताबाद बनाई, देवगिरी बनाई, ठीक है ना। लेकिन वही है कि बिना किसी पहले की प्लानिंग के वहां पहुंच गया, इस वजह से असफल रहा, ठीक है ना। हाँ जी, दोआब क्षेत्रों में कर देते। दोआब क्या होता है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का एरिया। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब, ठीक है। तो इसने ये दिमाग लगाया कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है जिसे हम दोआब कहते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब अन्य जगहों की तुलना में यहाँ पर उत्पादन, उपज ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र के लोगों को टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए, तो इसी वजह से इसने दोआब क्षेत्रों में टैक्स को बढ़ा दिया। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही इसने क्या किया, जैसे ही इसने यहाँ पर टैक्स बढ़ाया, अकाल पड़ गया। कौन कहे उपज ज्यादा होने को, जो होनी चाहिए थी वही नहीं हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने जबरदस्ती टैक्स वसूलना चाहा, तो इस वजह से किसान इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। और जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये बात पता चली, तो उसने इस बढ़े हुए टैक्स वृद्धि को वापस ले लिया और किसानों की मदद के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, दीवान ए आमिर को ही, ठीक है, किसानों की मदद के लिए। तो दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि को आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या रहा, इसका परिणाम यह रहा कि भैया कृषि विभाग दीवान ए आमिर कोही का गठन, दीवान ए आमिर कोही का गठन, दीवान ए आमिर कोही का गठन करना पड़ा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आगे बढ़े। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा क्या होती है भाई, जैसे आज के समय में जो चलती है सांकेतिक मुद्रा ही तो है, जो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जो चलता है मार्केट में, सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है। और आरबीआई उतना ही नोट छाप सकता है जितना उसके पास सोना है, ठीक है। जैसे 100 रुपए का नोट हमें आपको मिलता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया, राजू बेटा एक बार ध्यान से जाके देख लेना क्या बताया था। दीवान आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, दीवान ए बंदगान, दीवान ए इम्तिहाक, मतलब दीवान ए खैरात, ये मोहम्मद फिरोज तुगलक ने बनाया था, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बता देते हो यार। चलो, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो चांदी की मुद्रा चलती थी, चांदी की जो मुद्रा चलती थी उसकी जगह पर इसने तांबे के सिक्के चलाना शुरू किया, और जो तांबे के सिक्के थे, ठीक है ना, जो तांबे के सिक्के थे उनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर था, ठीक है। बस यहीं पर गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि सांकेतिक मुद्रा नोट जहां पर, मतलब जो सिक्के जहां पर ढाले जाते थे उसको कहते थे टक्सा, तो टक्सालों को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे आज के टाइम में आप देखिए जो नोट आती है, जो पैसे आते हैं, सिक्के आते हैं, रुपए आते हैं, नोट आती है, तो उसमें कितने सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, इसके बावजूद उसकी डुप्लीकेसी हो जाती है, ठीक है ना, इसके बावजूद उसकी क्या हो जाती है, डुप्लीकेसी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डुप्लीकेसी, ठीक है। तो आप सोचिए आज के टाइम में जब डुप्लीकेसी हो जाती है तो उस टाइम पर कितनी ज्यादा होती होगी, ठीक है, कोई बात नहीं राजू, ठीक है, कितनी ज्यादा डुप्लीकेसी होती होगी। तो यही चीज थी कि टक्सालों पर नियंत्रण न रख पाना, टक्सालों पर, ठीक है, नियंत्रण न रख पाना, टक्सालों पर नियंत्रण न रख पाना, ठीक है, टक्सालों पर नियंत्रण न रख पाना, ठीक है। खुरासान और कराची अभियान क्या था, खुरासान अभियान कहाँ का था, मध्य एशिया का क्षेत्र था, मध्य एशिया का क्षेत्र, इसे जीतने का सफल प्रयास किया, ठीक है, मतलब रीजन इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। तो मध्य एशिया का एक क्षेत्र था जिसे जीतने का प्रयास किया, उसके लिए अभियान शुरू किया, पैसे भी बहुत खर्च किए, लेकिन एक्चुअली में यह अभियान कभी शुरू ही नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ जी, कराची अभियान, ये क्या अभियान, कराची अभियान की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था, मतलब हिमालय क्षेत्र था, हिमाचल प्रदेश का हिमालय क्षेत्र, हिमालय, ठीक है, क्षेत्र वो जीतने का असफल प्रयास, ठीक है ना। तो हिमालय क्षेत्र था, ठीक है, मतलब ये एक हिमालयन रीजन था, इसको भी जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, ठीक है। तो मतलब देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं, 5 ऐसी चीजें जो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी लेकिन असफल रहा। जिसमें राजधानी परिवर्तन में आपको बता दिया कि दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा, लेकिन सफल नहीं रहा, ठीक है। तो आप क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाया लेकिन किस्मत खराब थी, अकाल पड़ गया, तो किसान इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। अंततः उनके भलाई के लिए कृषि विभाग दीवान आमिर कोही बनाया। सांकेतिक मुद्रा चलाई तो, लेकिन टक्सालों पर कंट्रोल न कर पाया, तो सब अपने घर में सिक्के बना लेते थे, ठीक है, डुप्लीकेसी बहुत हो गई, तो इस वजह से इसका नुकसान हुआ और यहाँ तक कि तांबे के सिक्कों को वापस लेकर चांदी के सिक्के देने पड़े, चाहे वो ओरिजिनल थे या डुप्लीकेट।
अभियान कभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत नुकसान हुआ। कराची अभियान में ये हुआ कि भारी भरकम सेना हिमालयी क्षेत्र कराची को जीतने के लिए भेजी और कहते हैं कि जिस जगह पर लोग गर्मी में भी नहीं जाते थे वहां इसने ठंडी में सेना भेज दी, तो लड़ाई तो छोड़िए, लोग ठंड के मारे मर गए, कोई वापस नहीं आया और यह अभियान इसका असफल रहा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आज के सेशन को यहाँ पर रोकेंगे, कल मुलाकात करेंगे, तो भैया इसके आगे हम चीजों को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा तबियत ठीक करते हैं, गला बहुत खराब लग रहा है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए इजाजत दीजिए। बाकी आई थिंक आज मैथ की क्लास नहीं होगी जहाँ तक मुझे जानकारी है, नोट्स बनाते हैं।